वह कहावत तो आपने ज़रूर ही सुनी होगी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, जिसका मतलब होता है गलती करने के बाद अकड़ दिखाना। यह कहावत राजस्थान के राष्ट्रवादी युवक संजय सोनी पर एकदम सटीक बैठती है, जिसने पहले खुद ही 15 लाख लड़कियों की निजी जानकारी को हैक किया और फिर उन्हीं लड़कियों का रक्षक बनकर ट्विटर पर नफरत फैलाने लगा। लेकिन शुरू शुरू में कौन ही जानता था कि खुद को लड़कियों का रक्षक बताने वाला संजय खुद ही भक्षक निकलेगा। नमस्कार, द वायर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग झा और कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। तारीख थी 16 मई 2023, जब सबसे पहले संजय सोनी ने साइबर हंट्स नाम के अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करके आरोप लगाया कि महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचने वाली ऑनलाइन कंपनी जिवामे से 15 लाख हिंदू लड़कियों की निजी जानकारी लीक हुई है। साथ ही संजय ने दावा किया कि इस डेटा को मुसलमानों के साथ साझा किया गया है। संजय ने लोगों से जिवामे के खिलाफ एफआईआर करने की अपील की। लेकिन इस ट्वीट में सबसे ज्यादा रोचक बात यह थी कि संजय ने यह दावा किया कि इस मामले की जानकारी बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को भी दे दी गई है। इसके बाद 25 मई को एक अलग ट्वीट में संजय ने दावा किया कि 15 लाख नहीं बल्कि 40 लाख लड़कियों के डेटा को हैक किया गया है। संजय ने ट्वीट में लिखा कि जिन लड़कियों के डेटा को हैक किया गया है उनमें 95% लड़कियां हिंदू हैं। इस ट्वीट में संजय ने एक्सेल शीट की कुछ तस्वीरों को साझा किया, जिसमें लड़कियों का नाम, पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ साथ उनके स्केल नाम से भी कोई संख्या लिखी हुई थी। एक अन्य स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि इस डेटा में बड़ी संख्या में देश की राजधानी नई दिल्ली की भी लड़कियां शामिल हैं। वहीं एक अन्य स्क्रीनशॉट को देखकर पता लगता है कि हैक किए गए डेटा में दिल्ली के अलावा देश के तमाम इलाकों की लड़कियां शामिल हैं। एक अन्य तस्वीर से पता लगता है कि लड़कियों के डेटा को क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग फोल्डर्स में भी रखा गया है। इस ट्वीट में एक अजीब बात यह थी कि संजय ने हैक्ड IRCTC डेटा लिखा था, जिससे सवाल भारतीय रेलवे पर खड़े होने लगे कि क्या यह चोरी IRCTC से हुई है। लेकिन इस ट्वीट के बाद IRCTC ने सफाई देते हुए कहा कि संजय द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में जो डेटा दिखाया गया है वह IRCTC का नहीं है। साथ ही IRCTC ने दावा किया कि उनका डेटाबेस पूरी तरीके से सुरक्षित है। संजय ने अपना दावा गलत साबित होते देख IRCTC को जवाब देते हुए कहा, महोदय, अगर आप सारे स्क्रीनशॉट देखेंगे तो शायद आपको गलत लगेगा, लेकिन इस वाले स्क्रीनशॉट में आप कंफर्म करिए और आपने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया कि स्टूडेंट्स के डेटा वाला स्क्रीनशॉट देखकर ही आपने यह कह दिया कि IRCTC का डेटा यह नहीं है। कहें तो प्रूफ करके बताएं। रैंडम 80,000 में से एक नंबर बताएं, मैं उनकी लॉगिन डिटेल्स आपको वीडियो बना के देता हूं। इन ट्वीट से सबसे बड़ा संदेह यह पैदा हुआ कि आखिर संजय को इस हैक्ड डेटा की जानकारी आखिर लगी तो लगी कैसे, और आखिर वह इतने विश्वास के साथ इस डेटा पर कैसे बात कर ले रहा है। उधर दूसरी तरफ महिलाओं की अंडरगारमेंट्स बेचने वाली कंपनी जिवामे पर डेटा को असुरक्षित तरीके से रखने का इल्जाम लगाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिवामे को नोटिस भेजकर 29 मई को पेश होने को कहा। इधर जिवामे ने राजस्थान पुलिस का दरवाजा खटखटाया और कुछ ऐसी जानकारी पुलिस के साथ साझा की जिसके बाद यह पूरी गुत्थी सुलझने लगी। दरअसल कंपनी ने राजस्थान SOG के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में डेटा चोरी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस को बताया कि 24 अप्रैल को कंपनी के ऑफिशियल मेल आईडी पर एक शख्स ने मेल करके बताया कि उसने कंपनी के सर्वर को हैक करके 92 लाख महिला ग्राहकों में से 15 लाख का डेटा चोरी कर लिया है। इसके बाद राजस्थान SOG ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जयपुर में मामला दर्ज करके जांच शुरू की तो पता लगा कि साइबर हंट्स नाम का ट्विटर प्रोफाइल उदयपुर से ऑपरेट किया जा रहा था। फिर क्या था, SOG साइबर क्राइम पुलिस ने 30 मई को उदयपुर से यह ट्विटर अकाउंट चलाने वाले युवक संजय सोनी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। द वायर के लिए आलिशान जाफरी की रिपोर्ट इस मामले को और ज़्यादा खोल कर रख देती है, जिसमें कई चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। सबसे पहले 24 अप्रैल को जिवामे की सुरक्षा टीम को shadohacker3@proton.me से एक ईमेल मिला जिसमें कंपनी के 92 लाख में से 15 लाख ग्राहकों के डेटा चोरी करने की बात हैकर ने की। इसके बाद 16 मई को संजय सोनी ने ट्विटर पर ट्वीट करके यही बात कही और फिर 24 मई को जिवामे को एक और ईमेल मिला
जो एनोनिमस हैकर @proton.me के नाम से था, जिसमें कंपनी से हिंदू लड़कियों के डेटा के बदले पैसे की मांग की गई। और इसके ठीक एक दिन बाद संजय सोनी ने ट्विटर पर डेटा लीक को लेकर एक और ट्वीट किया। इन सभी घटनाओं को आप आपस में जोड़ेंगे तो समझ आएगा कि कैसे संजय सोनी इस सब से जुड़ा हुआ था। लेकिन फिलहाल खुद को राष्ट्रवादी बताने वाला संजय सोनी राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में है। तो द वायर के हाथ लगे इस मामले की एफआईआर कॉपी से यह पता लगता है कि संजय सोनी पर पुलिस ने आईटी एक्ट 2008 की धारा 66 और आईपीसी की धारा 153 ए और 295 ए के तहत कार्रवाई जारी रखी है। साथ ही जिम्बाब्वे के सूत्रों ने द वायर को बताया कि साइबर हंट्स के नाम से ट्विटर चलाने वाला युवक संजय सोनी कंपनी से झूठे दावों के आधार पर पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब कंपनी ने मना किया तो संजय ने इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की। कंपनी के डेटाबेस से केवल एक धर्म की लड़कियों का डेटा लीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी ग्राहकों के डेटा को धर्म या जाति के आधार पर रखती ही नहीं है। आइए हम इस मामले पर पत्रकार आलिशान जाफरी को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे राष्ट्रवादी संजय सोनी खुद इस मामले में फंसता चला गया। तो आलिशान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलिशान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि कैसे जो ये खुद को राष्ट्रवादी बताने वाला संजय सोनी है, ये इस पूरे मामले में फंसता चला गया। जो ट्वीट्स उसने लगातार किए, इसके बारे में बताएं। देखिए, इसमें सबसे पहले इस प्रकरण में जब 16 मई को पब्लिक डोमेन में इन्होंने ये चीज डाली और अ, उन्होंने एक ट्वीट किया। वो उस ट्वीट में उन्होंने बोला कि 15 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा जिवामे वेबसाइट से, जो कि एक अंडर क्लोथ्स अंडरगारमेंट्स की वेबसाइट है, उससे चोरी हुआ है, उससे लीक हुआ है और ये डेटा मुसलमानों के ग्रुपों में भेजा जा रहा है। तो ये एक बहुत सेंसेशनल क्लेम था और जाहिर सी बात है, उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने ये सब बातें भाजपा के नेता कपिल मिश्रा के साथ शेयर कर दी हैं और ये एक बहुत सेंसेशनल क्लेम था और बहुत जल्दी वायरल हुआ। दूसरे दिन जब हमने उनको फैक्ट चेक करने की कोशिश की और उनको बताया कि भाई ये कॉमन सेंस की बात है कि एक अंडर क्लोथ्स ब्रांड, जिवामे जैसी अंडर क्लोथ्स ब्रांड, उसमें सिर्फ हिंदू लड़कियों का डेटा क्यों होगा। और हो सकता है कि हिंदू लड़कियों का डेटा ज्यादा हो क्योंकि बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। आप अगर उस डेटा को देखेंगे, जो सैंपल डेटा की जिसका वो जिक्र कर रहे थे, चूंकि उन्होंने ये बात कही, इस वजह से ये चीज इस डेटा को, और उन्होंने जो वो अनसेंसर्ड स्क्रीनशॉट डाला था, उसके ही आधार पे अगर आप देखेंगे, उन दो स्क्रीनशॉट में दो नाम हैं, दो में से एक नाम जब हमने उसका अनसेंसर्ड वर्जन देखा तो वो मुसलमान लड़की का नाम था। तो अब वो लड़की, आप अगर उस नाम को पढ़ेंगे तो वो अरबी उर्दू जैसा नाम पढ़ाई देता है। और जाहिर सी बात है, उस पूरे डेटा को आप देखेंगे तो उसमें कुछ मर्दों के भी नाम हैं, कई सारी औरतों के नाम हैं, क्रिश्चियन औरतों के नाम हैं, सिख औरतों के नाम है। तो एक अंडर क्लोथ्स ब्रांड, एक अंडरगारमेंट्स ब्रांड क्यों रिलीजियस बेसिस पर सेग्रीगेट करेगा डेटा? ये पहली चीज तो ये खुद में ही बहुत स्टूपिड है। और अगर कोई सेग्रीगेटेड डेटा डाल रहा है या सेग्रीगेट कर रहा है डेटा, तो वो उसको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो ये कहना कि सिर्फ हिंदू लड़कियों का डेटा लीक हुआ, ये खुद में कम्युनल क्लेम है। और आपको पता है कि ऐसा नहीं है, हो सकता है उसमें ज्यादा हिंदू लड़कियां हों, जो कि मैंने पहले भी कहा। और हिंदू लड़कियों में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ शहरों की लड़कियां ज्यादा होंगी, कुछ प्रदेशों की लड़कियां ज्यादा होंगी, फिर कुछ जातियों की या कुछ पर्टिकुलर एरियाज में रहने वाले लोग ज्यादा होंगे जो उस वेबसाइट को डाउनलोड करे होंगे या उसका सब्सक्रिप्शन लिए होंगे। और ये क्लेम वायरल हो गया। फिर मैंने जब उनको बताया कि भाई आपने जो स्क्रीनशॉट डाला है, उस स्क्रीनशॉट में से ही एक नाम, आप अगर देखें, दो में से एक नाम आपका मुसलमान पढ़ाई देता है, सुनाई देता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि ज्यादातर लड़कियां, पहले उनका 15 लाख उनका एक स्ट्रेट क्लेम था, फिर उन्होंने बोला ज्यादातर लड़कियां हिंदू हैं। तो आप शुरू से देख रहे हैं कि ये किस तरफ जा रही थी ये बात। बाद में ये चीज जब धीरे धीरे और लोगों ने इस चीज पे बोलना शुरू किया, और तब मैंने जो स्क्रीनशॉट डाला उसकी सत्यता पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई आपका जो स्क्रीनशॉट है और मेरा जो स्क्रीनशॉट है, देखिए इसमें फर्क है। ये एक मतलब भ्रामक टिप्पणी थी, क्योंकि मेरा स्क्रीनशॉट शायद फोन पे लिया गया था और उनका स्क्रीनशॉट उन्होंने लैपटॉप पे लिया हो या फिर किसी और डिवाइस पे लिया होगा, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। वो मैंने अपने अगले स्क्रीनशॉट में फिर उसको मैंने उनको समझाया भी कि कैसे किया है। खैर, ये चीज उनके लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल थी, इस चीज को उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया।
कुछ दिनों बाद ये मामला दोबारा खुला जब जिवामे ने, आपने देखा कि जिवामे ने किस तरीके से कंप्लेन करी, या वो केस अभी आ, अदालत में चल रहा है, और वो केस एक तरीके से उस केस में जिवामे ने कहा कि इन्होंने जिवामे को धमकाने की कोशिश की, एक्सटॉर्शन की कोशिश की। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये क्लेम सच्चा है या झूठा है, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि शुरू से जो उनकी मंशा थी वो औरतों को न्याय दिलाने से ज्यादा इस चीज पर थी कि हिंदू, और इसको एक बाइनरी दी जाए हिंदू मुसलमान की। और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं, अगर आप उस पहले ट्वीट के कमेंट्स देखेंगे तो वो एक ही तरीके की नफरती कमेंट्स उससे जनरेट हो रहे हैं। और ये बात साफ है कि वो बातचीत बिल्कुल पोलराइज्ड सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशन की तरफ जा रही थी। और जिस वकील का उन्होंने क्लेम किया था कि वो वकील उनकी वकील है और वो लीगल हेल्प दिला रहे हैं लड़कियों को, उस वकील ने भी पब्लिकली ये चीज लिखी, ये चीज उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखी कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो शुरू से लेकर आखिर तक, और जिवामे ने जिस तरीके से खुलासे किए, जिनको ये और इनके वकील कह रहे हैं कि गलत है, वो अभी खैर कोर्ट में ये मामला चल रहा है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि भले ही इनका क्या रोल रहा हो, हम इस पर टिप्पणी करने के बजाय इस चीज पर बात करें कि एक, अगर मान भी लेते हैं 15 लाख लोगों का डेटा लीक हुआ, और हो सकता है हुआ हो, तो आप एज अ विसल ब्लोअर उसको एक कम्युनल कलर देकर, कोई भी चीज होती है, ट्रेन का हादसा होता है आप उसको कम्युनल कलर दे देते हैं, किसी कोई डेटा लीक हो रहा है आप उसको कम्युनल कलर दे दे रहे हैं, तो आप आ, हर वक्त चाहते हैं कि समाज में आपका मुद्दा मतलब विमेन सिक्योरिटी नहीं है, आपका मुद्दा कुछ और है। और इससे जाहिर सी बात है कि समाज में कुछ लोगों के खिलाफ और खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ विद्वेष फैलता है। तो आपको इस बात को पॉइंट आउट करना मुझे लगा एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर जरूरी है, क्योंकि ये बात और इसके बाद आप देखें ये किस तरीके से बार बार कम्युनल रिटोरिक का यूज कर रहे हैं, और बार बार इस तरीके से आपने इससे पहले भी देखा है कि ये किस तरीके की ट्वीट्स, किस तरीके की बातचीत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो खैर वो पहले कैसे थे, या उन्होंने किसी को ऑल्ट न्यूज के फाउंडर को शायद कोर्ट भेजा और तमाम इस तरीके की स्वरा भास्कर की प्रेगनेंसी के ऊपर एक फेक स्क्रीनशॉट चलाया, तो इस तरीके की चीजें अगर मौजूदा केस से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि ये जो यूजर है इनकी एक हिस्ट्री रही है इस तरीके का कंटेंट जो कि वायरल होता है, जो कि चीप है, और जिसकी वजह से समाज में एक तरीके से आप जानते हैं कि कैसा डिवीजन क्रिएट होता है। बिल्कुल, और वो मंशा भी वही थी। ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि हिंदू लड़कियों के डेटा को चुरा के मुसलमानों से उस डेटा को शेयर किया जा रहा है, तो एक कॉम्युनल एंगल उसको दिया जा रहा था। ये बहुत कहने में भी बहुत हाँ, स्टूपिड है। वही, ऐसा अगर किया कोई नहीं जा डेटा सकता। पब्लिकली, ये हम्म। डेटा अगर आप जो सैंपल डेटा की आप उन्होंने जिक्र किया था, जिस सैंपल डेटा का, अगर वो सैंपल डेटा पब्लिकली टेलीग्राम ग्रुप्स पे सर्कुलेट हो रहा है, तो हम्म। आप ये नहीं बता सकते हैं कि वो हिंदुओं के पास जा रहा है, मुसलमानों के पास जा रहा है, या फिर किसी दूसरे देश के लोगों के पास जा रहा है। तो ये चीज असर्टन करना भी बहुत मुश्किल है। और आपने बिल्कुल एक कमेंट कर दिया, जैसे कि आपने एक पत्थर की लकीर खींची कि यही हो रहा है, जिसका आपके हम्म। पास कोई प्रमाण नहीं है। हम्म। तो आलिशान, मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले का जो अपडेट है, जैसे उन्हें अदालत से उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि उनको जमानत मिल चुकी है, और अब वो ट्विटर पर बड़े बड़े पोस्ट लिख रहे हैं कि मैं इस डेटा लीक में शामिल नहीं हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पे मुझे आपसे ये जाननी है कि अगर कोई व्यक्ति डेटा लीक में शामिल नहीं है, तो उसके पास ये डेटा के स्क्रीनशॉट आए कहाँ से, और इस डेटा के बारे में एग्जैक्ट नहीं, जानकारी कैसे है? देखिए, अगर वो इस डेटा लीक में नहीं भी शामिल हैं, उनके ऊपर 295 और शायद 153 ए भी लगा है आईटी एक्ट का 66। और आप जानते हैं कि ये जो धाराएं हैं, ये 153 ए हो या फिर 295 हो, ये धार्मिक उन्माद फैलाने की, या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की, या समाज में एक तरीके से दो दो विभिन्न समुदायों के बीच में एक झगड़ा लगाने की या लड़ाई करवाने की धाराएं हैं, जिसके ऊपर कानूनी सताएं हैं। तो आप ये जानते हैं कि ये कह रहे हैं कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था इस चीज को कम्युनलाइज करने का। अगर कुछ कुछ कम्युनिटीज में या ऑनलाइन हैकिंग कम्युनिटीज में, और ये जितने ट्विटर के, टेलीग्राम के, इन सबके पेजेस होते हैं, इस पर इस तरीके की अगर कोई डेटा लीक होता है तो अपडेट आती है। तो मान लेते हैं कि इनको वहां से अपडेट मिली, या इन्होंने उसके बारे में पता चला इनको कि ये डेटा इस जगह पर मौजूद है, इस ग्रुप से आप इस सैंपल डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे कई ग्रुप्स होते हैं।
आप डार्क वेब पर भी अगर आप जाते हैं तो आपको इस तरीके की चीजें दिखती रहती हैं, तो मान लेते हैं इस बात को। लेकिन आपको अगर ऐसी कोई जानकारी मिले कि कुछ लोगों का डेटा लीक हो रहा है या कुछ लोगों के साथ कोई कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है। उससे कुछ दिन पहले इन्होंने आईआरसीटीसी का भी ये क्लेम किया और आईआरसीटीसी ने उस चीज को नकार दिया। आप बार बार ये बात कह देते हैं कि हिंदू लड़कियों का डेटा लीक हो रहा है। भाई जब आप जानते हैं कि कोई लॉन्ड्री वेबसाइट या कोई अंडरगारमेंट्स की वेबसाइट के पास कोई रीजन नहीं है, उसका कोई रैशनल नहीं है कि वो रिलीजियस या कम्युनल लाइंस पर इस तरीके से डेटा को सेग्रीगेट करके रखे, तो या तो आप खुद उस डेटा को सेग्रीगेट कर रहे हैं या तो फिर कोई और सेग्रीगेट करके आपको भेज रहा है। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि इनका क्या रोल था, क्या रोल नहीं था। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका इंटेंट क्या था। अगर ये बात अदालत में आगे भी जाएगी और इस चीज पर, इनके इंटेंट पर, ये किस तरीके से इस कंटेंट को प्रमोट कर रहे थे, इस पर बातचीत होना चाहिए। भाई मान लेते हैं कि अगर 95% ये कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियां हैं, मैं अगर बात इनकी मानने के लिए मान लेते हैं, तो उसमें 5% अलग समुदायों की लड़कियां भी हैं। और आप इस बात को अगर एज अ वुमेन सिक्योरिटी इशू उठाते, कह रहे हैं कि ज्यादा जिस समाज की लड़कियां होंगी, उन्होंने एक ये भी अब्सर्ड लॉजिक दिया कि ज्यादा जिस समाज की लड़कियां होंगी उन्हें ज्यादा बुरा लगेगा। तो मतलब इस देश में अगर क्रिश्चियन 1 से 2% है तो उनकी कोई इज्जत नहीं है। सिख सिखों की सिख समुदाय की पॉपुलेशन कम है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो ये क्या मतलब हुआ कि सिर्फ आप इस बात का मतलब तो यही निकलता है ना कि बहुसंख्यक समाज के लोग ज्यादा हैं और उनकी औरतें ज्यादा हैं, तो इस वजह से उनकी ज्यादा इज्जत है। ये बेवकूफी का एक लॉजिक है, क्योंकि इट इज प्योरली अ विमेन सिक्योरिटी इशू एंड ऑल्सो अ डेटा सिक्योरिटी इशू, जिसको आप जिसके बारे में अगर आपको पता चले तो आप एक कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं डेटा सिक्योरिटी के ऊपर, फीमेल ऑनलाइन सिक्योरिटी के ऊपर। लेकिन वो सब करने की बजाय एक आसान रास्ता ये बन गया है आजकल समाज में कि आप सीधे इसको एक कम्युनल बाइनरी में पेश करें, जिसकी वजह से इसको वायरलिटी मिल जाए और फिर कुछ दिन बाद आप बोल दें कि नहीं नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था। बिल्कुल। और जिस तरीके से उन डेटा लीक्स के ट्वीट में जय श्री राम लिखा जा रहा था और कहा जा रहा था कपिल मिश्रा से डेटा साझा कर दिया गया है, तो ये भी सवाल होता है कि आखिर कपिल मिश्रा से क्यों साझा की जा रही है जानकारी? क्या वो कोई डेटा एक्सपर्ट है, कोई हैकिंग एक्सपर्ट है, क्या है वो? मेरा आखिरी सवाल आलिशान आपसे ये है कि जैसे हम देखते हैं लगातार कि इन लोगों ने एक तरीके से एक पूरा नेटवर्क बना लिया, एक चेन बना लिया है कि किसी भी घटना को धार्मिक एंगल देना, उसके बाद उस पे अटेंशन लोगों का लेना, सोशल मीडिया पे कॉम्युनल रंग देना, और उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, वो बड़े आराम से बच के निकल जाते हैं। तो इसको लेकर क्या माहौल है सोशल मीडिया पर और इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सरकार वो काम करे जो सरकार को करना चाहिए, संविधान के हिसाब से काम करे। अब ये चीज अगर इस तरीके के एलिमेंट्स बार बार, कोई कभी किसी रेलवे एक्सीडेंट को एक कम्युनल कलर दे देता है, कोई कभी आ, 2 साल पुराना 3 साल पुराना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो डालकर कोई बात कह देता है, कोई आ, ये बार बार अगर कहीं पर आप देखते हैं कि कोई हत्या होती है जिसमें और खासतौर पर किसी महिला की हत्या होती है जिसमें आरोपी मुसलमान होता है, तो आप देखिए उस केस को सोशल मीडिया पर किस तरीके से पेश किया जाता है। और इसका एक असर ये भी होगा कि बाकी लोग, बाकी समाज के लोग भी इन चीजों को अपनाना शुरू कर देंगे, और जो कि आप धीरे धीरे सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर देखेंगे। और एक तरीके से समाज सुपर पोलराइज स्टेट में रहता है। इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर हैं हेट स्पीच के ऊपर, कई सारे फेक न्यूज के ऊपर कोर्ट ने और सरकार ने बात कही है। इसको रोकने का सिर्फ यही तरीका है कि सरकार अ, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे, और इस तरीके की खबरें जब फैल रही होती हैं, जिस सोर्स से फैल रही होती हैं, उसी जगह पर उस को काउंटर किया जाए, चाहे थ्रू फैक्ट्स और चाहे कुछ केसेस में जहां पर आप एक्सट्रीम केस है जो जिसमें आपको पता है कि हिंसा भड़क सकती है, वहां पर आपको लीगल एक्शन भी लेना चाहिए। तो यही एक तरीका है। लेकिन आप देखते हैं कि अक्सर ऐसे केसेस में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इस पूरे घटनाक्रम को बताया और कैसे इसमें संजय सोनी की भागीदारी है, कैसे इसको कॉम्युनल रंग दिया जा रहा है, इसको आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पूरे घटनाक्रम ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि क्या हमारा देश उस तरफ जा चुका है जहां धर्म की आड़ में लोग अपराध करने लगे हैं? क्या धर्म का नाम इस्तेमाल करके अपराधी खुद को बचा सकते हैं? क्या खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले ढोंगी हैं जिनका असली मकसद केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को बांटना है? इन सवालों का जवाब आप ज़रूर ढूंढिएगा। तो
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें द वायर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।